गुड आफ्टरनून। आज एक ऐसे क्लास की शुरुआत है जिसका सिलेबस अभी रिसेंट में ही यूपी पीसीएस जे की जो सिलेबस है उसमें ऐड किया गया, और एक ऐसा पार्ट है जिसमें ये पता नहीं चल पा रहा है कि ये लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आएगा कि जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आएगा। तो हम लोग अभी अनसर्टेन है क्योंकि ये फर्स्ट एग्जाम है। जो एक्ट हैं ये तो है लॉ के, लेकिन जिसमें ऐड किया गया है वो पार्ट है जीके का। तो हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू होगा वो डिस्कस करने का ऐसा होगा कि लॉ भी कवर हो जाए और जीएस भी कवर हो जाए। अब इसी पॉइंट ऑफ व्यू को हम आज डिस्कस करेंगे। तो हमने एक प्लान बनाया है कि इस प्लान के मुताबिक हम कार्य करेंगे। तो जो इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहला जो पार्ट है वो आपका वाई दिस एक्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन, और एज वेल एज इसका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट कैसे हुआ, इसका इतिहास कैसे आया, और इसी में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाई वी नीड सच टाइप ऑफ एक्ट। दूसरे पार्ट में हम इसके सैलेंट फीचर्स के बारे में देखेंगे, लेकिन सैलेंट फीचर्स का मतलब ये नहीं है कि हम विदाउट सेक्शन देखेंगे। एक तरह से हम ओवरव्यू देखेंगे पूरा उस पार्ट का कि जो आप पढ़ रहे हैं इस पार्ट में मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजनशिप जो एक्ट है, इस एक्ट का पूरा क्या पार्ट है, क्या ओवरव्यू है। और तीसरा पार्ट हम देखेंगे इनिशिएटिव विच वाज टेकन बाय द गवर्नमेंट। तो कौन कौन सी स्कीम्स आई और गवर्नमेंट जो सीनियर सिटीजन हैं, जो पेरेंट्स हैं, जो ओल्ड पीपुल हैं, उनके लिए क्या कार्रवाई कर रहा है। तो हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखने का भी प्रयास करेंगे। तो मेरा यह प्रयास है कि आपका एक्ट के साथ साथ जो जीएस का पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी कवर हो जाए। ठीक। तो जैसे आप लोग जानते हैं कि जो इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन है उसको कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर क्या होता है? इंटरनेशनल डे फॉर ओल्डर पर्सन मनाया जाता है। तो 1 अक्टूबर का डे इंपॉर्टेंट इसलिए है, यहीं से ओल्डर एज के प्रोटेक्शन की बात चली, क्योंकि 1990 में 1990 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा एक रेजोल्यूशन प्रस्ताव पास किया गया, और उस प्रस्ताव के माध्यम से 1 अक्टूबर को क्या कहते हैं, इंटरनेशनल डे फॉर ओल्डर पर्सन मनाया जाने लगा। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो बुजुर्गों के लिए जो पहचान आई वो 1 अक्टूबर 1991 से शुरू हुआ। लेकिन ये एकाएक नहीं हुआ, इसके पीछे भी कुछ रीजन था। वो रीजन क्या था कि पूरी दुनिया ने 1980 में ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट कर लिया। ग्लोबलाइजेशन आया तो ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट इतना गहरा रहा कि उसने परिवारों का जो सोशल स्ट्रक्चर था उसको बहुत ज्यादा चेंज किया, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को इफेक्ट किया, हेल्थ स्ट्रक्चर को इफेक्ट किया, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा, शहरीकरण बढ़ा। तो जब इतने चेंजेस होंगे तो ऐसी संख्या जिसका रोल स्किल में नहीं है, जिसका रोल इकोनॉमी में नहीं है, तो उसके लिए प्रोटेक्शन की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। और इसीलिए 1999 में 1999 में भारत ने क्या किया, एक पॉलिसी बनाया, नेशनल पॉलिसी फॉर ओल्डर पर्सन। 99 में नेशनल NPOP नेशनल पॉलिसी फॉर ओल्डर पर्सन क्रिएट किया, और इसी के माध्यम से 2007 में भारत सरकार ने एक एक्ट पास किया जिसे हम मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स सीनियर सिटीजनशिप एक्ट 2007 कहते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आया ना? एकाएक कोई चीज नहीं आता, हर चीज में कुछ ना कुछ पॉइंट जुड़ा होता है। तो जब 1991 में ग्लोबलाइजेशन को एक्सेप्ट किया गया तो ये सबसे ज्यादा हुआ कि जो फैमिली स्ट्रक्चर था, जहां पर ज्वाइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट था इंडिया में, वो एकल फैमिली में स्ट्रक्चर हो गई। और अभी अगर आपने हाल ही में देखा हो तो जुडिशरी में एक अंकिता शर्मा नाम की लड़की जो रांची में जज थी, उसने अपने पिता की सेवा करने के लिए जज के पद से इस्तीफा दे दिया। तो ये एक्ट इंपॉर्टेंट इस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि आपके लिए ये कैसे जरूरी है। तो ये मेरा एक हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू था कि कैसे ये चीजें आई। फैमिली क्या हुआ, ज्वाइंट फैमिली कॉन्सेप्ट, एकल फैमिली बन गई। अब माता पिता का कोई अस्तित्व नहीं होगा, अच्छी अपॉर्चुनिटी के लोग
घरों को छोड़कर आउटर शहरों में जाने लगे। तो जब ऐसी स्थिति में परिवर्तन हुआ, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब कि बुजुर्ग क्या हो जाएंगे? अकेले पड़ जाएंगे। तो उनके प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी जब बच्चे नहीं निभा रहे हैं, वो याद नहीं कर रहे हैं, तो सरकार ने कहा कि अब आपको मानना पड़ेगा। और इसीलिए उन्होंने क्या कहा कि अब हम आपके लिए एक्ट बनाएंगे। तो इस एक्ट की एक खासियत और भी है कि चाहे वो भारत में रह रहे हैं या भारत के बाहर रह रहे हैं, अगर वो भारत के नागरिक हैं तो ये एक्ट उन पर अप्लाई होगा। जो एक्ट है, चाहे वो सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, चाहे वो इंडिया में रह रहे हैं या इंडिया के बाहर रह रहे हैं, वो दोनों जगह वो अप्लाई होगा। तो एप्लीकेशन इसका यही है। अब देखिए 2021 में जो इकोनॉमिक एडवाइजरी कमीशन है, जो प्राइम मिनिस्टर की, ये मैं जो डाटा बता रहा हूं, ये डाटा इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस पार्ट ऑफ जीके, और जब जीके में ये सब पार्ट पूछा जाएगा तो आप लोग एक्ट थोड़ी सोचेंगे। और जो टॉपिक आपका है वो टॉपिक क्या है? सोशल रेलिवेंस, सोसाइटी का रेलिवेंस क्या है। और आपको ये पता होना चाहिए कि अगर सोशल रेलिवेंस है तो उस सोशल रेलिवेंस का महत्व क्या है। तो इसके लिए हमें सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट होती है? सेंसस। तो लास्ट सेंसस कब हुआ? 2011। 2011 के सेंसस के अनुसार जो सीनियर सिटीजन की जो संख्या है वो टोटल कितनी है? 8.6%। कितनी है? 8.6%। अब 8.6% ओल्डर पीपुल, और अगर हम मिलियन में देखें तो 104 मिलियन। अब इनके वेलफेयर के लिए हमें काम करना है, तो हम कैसे करेंगे? और 2021 में इकोनॉमिक एडवाइजरी कमीशन जो प्राइम मिनिस्टर को एडवाइज करने के लिए बनाई गई है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, जो प्राइम मिनिस्टर को इकोनॉमिक पॉलिसी में एडवाइस देती है। इसने अपनी एक रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट में उसने बहुत सही कहा कि 2001 में जो बुजुर्गों की संख्या, जो ओल्डर पर्सन की संख्या 7.5 थी, वो 2026 तक बढ़कर 12.5 हो जाएगी। और कब तक? 2026 तक। और 2050 में ये बढ़कर और कितनी हो जाएगी? 2050 में ये बढ़कर 19.5 हो जाएगी। 2050 तक, 2050 तक इसकी जनगणना, इसका रेशियो कितना पड़ जाएगा? 19.5। इट मींस हमें इनके वेलफेयर के लिए काम करना होगा ना। और जब हमको काम करना पड़ेगा तो हमने क्या किया? हमने एक एक्ट बना दिया। अब इसके माध्यम से हमने क्या किया? जो चिल्ड्रन हैं उन चिल्ड्रन को लीगली रूप से बाउंड कर दिया। चिल्ड्रन के अलावा रिलेटिव पर्सन भी बाउंड है। अगर उनकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट करते हैं तब भी वो बाउंड है। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा ये। और जहां तक पब्लिक सर्विस कमीशन का जो ये सिलेबस ऐड करने का महत्व सिर्फ इतना था कि आप अवेयर हैं कि आपके सामने यदि कोई ऐसा विषय आता है, ठीक है, आज के समय में अगर ओल्डर पर्सन आपको कहीं ऐसे दिखाई देते हैं तो आपके अंदर एक जागरूकता होनी चाहिए, एक अवेयरनेस होना चाहिए। और इसीलिए इसको जीएस के पार्ट में ऐड किया गया। आज के समय में 3 सेक्शन समाज के ऐसे हैं जिसके बारे में लॉ भी बना और उनको प्रोटेक्ट करने का भी प्रयास किया, और इनका इंपैक्ट 1991 के ग्लोबलाइजेशन के बाद से ही हुआ। और वो इंपैक्ट किससे था? पहला ओल्डर पर्सन, दूसरा वुमेन, और तीसरा चिल्ड्रन। ये 3 पर्सन ऐसे हैं जिसके ऊपर सबसे ज्यादा ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट पड़ा, और इसीलिए आपके सिलेबस में सिर्फ इन्हीं तीनों के बारे में ऐड किया गया, और इसका ऑब्जेक्ट ही यही था। और इसलिए आप देखिए जो 9 एक्ट ऐड किए हैं, ये 9 एक्ट सिर्फ इन्हीं तीनों से संबंधित है। अगर आप लीगल प्रोविजन पे देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पर देखेंगे, तो आर्टिकल 41 देखिए। आर्टिकल 41 तो सीधा कहता है ओल्डर एज के लिए हम प्रोटेक्ट करेंगे, आप कानून बना सकते हैं। तो आपको अगर ऐसा कोई सवाल पूछे कि इसके अलावा सोर्स कहां है, तो हम आप सेकंड पॉइंट पे आते हैं। यहां तो कोई प्रॉब्लम है? समझ में आ रहा है ना? कोई इश्यू तो नहीं है? ठीक है। अब हम इसके प्रोविजंस पर आते हैं कि इस एक्ट के अलावा ओल्डर पर्सन के लिए प्रोविजन कहां पर है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। कौन सा प्रोविजन देखते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कॉन्स्टिट्यूशन में कहां है? आर्टिकल 41। आर्टिकल 41 जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का पार्ट है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का पार्ट है उसमें। इसके अलावा आर्टिकल 309
जो आपका सर्विसेज से है, उसमें यह कहता है कि सरकार ऐसे जो एम्प्लॉय हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए क्या करेगी, कानून बनाएगी सर्विसेज के लिए, जिससे उनका जब रिटायरमेंट हो जाए तो वो प्रोडक्टिविटी उनके अंदर बनी रहे। इसके अलावा सीआरपीसी की धारा, लीगल जो प्रोविजन आते हैं, सीआरपीसी की धारा 125 के तहत जो पेरेंट्स हैं वो मेंटेनेंस की मांग कर सकते हैं। कौन कर सकता है, पेरेंट्स। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब ये प्रोविजन थे तो हमें अलग से एक्ट बनाने की आवश्यकता क्या थी, जब मेंटेनेंस तो हमको सीआरपीसी के 125 में ही मिल जाता। इसका सीधा सा आंसर यही था कि वहां पर पेरेंट्स की बात की गई, पेरेंट्स अनेबल टू मेंटेन। लेकिन वहां पर सीनियर सिटीजन जिसके पास चाइल्ड ही ना हो वो क्या करें, उनके प्रोटेक्शन के लिए क्या किया जाएगा। प्लस 125 का जो प्रोसीजर है वो काफी लंबा होता है, एक्सपेंसिव होता है, और इस प्रोसीजर की सबसे बड़ी विशेषता ही यही है इस एक्ट की कि आपको विद इन टाइम पीरियड के अंदर वो फ्रेम कर देगा। अभी टाइम पीरियड क्या है, जब हम ओवरव्यू ऑफ एक्ट देखेंगे तो उसके बारे में और भी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो सीआरपीसी में प्रोविजन होने के बावजूद भी एक्ट बनाया गया क्योंकि इसके अलावा पेरेंट्स के अलावा इसमें सीनियर सिटीजन और चाइल्डलेस पर्सन को भी इंक्लूड कर लिया गया। इसलिए सरकार ने 2007 में यह एक्ट पारित किया, माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण अधिनियम 2007, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजनशिप एक्ट 2007। अब ये एक्ट के बारे में अब हम बात करते हैं, एक्ट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। एक्ट के बारे में हम बात करते हैं पहले, ओवरव्यू ऑफ एक्ट। यहां तक हमको नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम आपको हुई होगी, और ये डाटा इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको आना चाहिए। अभी आपसे पूछ लिया जाए कि नेशनल ओल्डर डे कब मनाया जाता है, बताइए। वो तो इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन मनाया जाता है। नेशनल कब मनाया जाता है, 21 अगस्त को कब मनाया जाता है। और ग्लोबली स्तर पर भी लिख लीजिए, थोड़ा ग्लोबल सिनारियो में लिख लीजिए, डिकेड ऑफ एजिंग पर्सन, ये 2020 से 2030 तक, 2020 से लेकर 2030 का ईयर डिसाइड किया गया, 2020 टू 2030। क्यों 2030 है, क्योंकि जो सस्टेनेबल गोल है उस गोल का एक है कि इक्वल जो अपॉर्चुनिटी है वो सभी पर्सन को मिले। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है एसडीजी, इस डेवलपमेंट गोल को प्राप्त करने के लिए ऐसा काम किया गया है। तो अपने माइंड में क्लियर रखिएगा, और उसका गोल है कि एवरीवन इज इक्वल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, सबके अंदर पहुंच होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ इकोनॉमी के टर्म हैं, जैसे सिल्वर इकोनॉमी। सिल्वर इकोनॉमी शब्द का अगर प्रयोग किया गया तो सिल्वर इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, सिल्वर इकोनॉमी का सीधा सा मतलब यही होता है कि जो इकोनॉमी है उस इकोनॉमी में जो ओल्डर पर्सन है जिसके पास अपने बेसिक जो नीड्स हैं उस नीड की प्रॉपर अपॉर्चुनिटी प्राप्त होनी चाहिए, तो उसी इकोनॉमी को हम क्या कहते हैं, सिल्वर इकोनॉमी। दे आर एबल टू परचेसिंग पावर क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, क्रय क्षमता उनकी बढ़नी चाहिए, और उनके अपने बेसिक नीड्स हैं वो पूरे होने चाहिए। ऐसी इकोनॉमी को हम सिल्वर इकोनॉमी कहते हैं। दो स्टेट है, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश, जहां पर ओल्डर पर्सन की जनसंख्या ज्यादा है, राजस्थान एंड हिमाचल प्रदेश, राजस्थान एंड हिमाचल प्रदेश, ठीक है। यहां तक क्लियर। अब आगे चले, फैक्ट का डाटा आपका कोटा पूरा हो गया। अगर आपको मेंस में भी अगर कॉन्सेप्चुअल पूछा जाएगा ना तो ऐसे ही चीजों को लिखना है, यही कॉन्सेप्ट है। जब आप पास्ट को प्रेजेंट से लिंक करना सीख जाएंगे तो आसानी से चीजें सॉल्व हो जाएंगी, अदरवाइज प्रॉब्लम हमेशा क्रिएट रहेगी। एक्ट एक बात पढ़िए, लाइफ टाइम याद रहेगा। और यही डाटा जब आप अपने आंसर राइटिंग में लिखेंगे, क्योंकि ये मेंस का पार्ट, इट इज नॉट ओनली ए प्री पार्ट, इट इज ऑल्सो द मेंस पार्ट, तो मेंस के पार्ट में भी ये चीजें आपसे पूछी जाएंगी। क्लियर। अब देखिए, अब चलिए आते हैं इसके ओवरव्यू पे। ओवरव्यू पे इसके जो चैप्टर हैं वो टोटल 7 चैप्टर डिवाइड किए गए हैं। कितने चैप्टर हैं, 7 चैप्टर हैं, 7 चैप्टर हैं, 7 चैप्टर हैं। और टोटल जो सेक्शन है, 7 चैप्टर, और जो सेक्शन है वो सेक्शन आपका कितना है, 32। सेक्शन कितने हैं, 32। तो पहले चैप्टर का जो प्रीलिमिनरी इंट्रोडक्शन है, जो आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन के बारे में बात करता है,
प्रारंभिक रूप से वो कहां पर है, 1 से लेकर 3 तक, जो आपके इसके टाइटल, डिफिनीशन और एप्लीकेशन के बारे में बात करता है, 1 से लेकर 3 तक। सेकंड जो चैप्टर आपका है वो मेंटेनिंग जो प्रोसीजर है उसके बारे में बात करता है कि मेंटेनेंस आपको कैसे प्राप्त होगा, उसके प्रोसीजर्स के बारे में बात करता है। और यह है आपका कहां से है, 4 से लेकर 18 तक, 4 से लेकर 18 तक इसमें जुरिडिक्शन। और ये आपका चैप्टर कौन सा है, चैप्टर सेकंड। कौन सा चैप्टर है, चैप्टर सेकंड। ठीक है, प्रोसीजर इसी में आपको जो ऑफिस जो ट्रिब्यूनल की भी स्टेब्लिशमेंट किया गया है, और सारे प्रोसीजर क्या होगा अगर कोई व्यक्ति, क्या कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, सारी चीजें आपको इसी 4 से लेकर 18 में दिया गया है। इसके बाद चैप्टर 3 में आते हैं, और चैप्टर जो आपका 3 है उसमें एक ही सेक्शन है, और वो सेक्शन कौन सा है, वो सेक्शन आपका है 90, और ये है कि स्टेब्लिशमेंट ऑफ ओल्ड एज होम्स। ठीक है, तो ओल्ड होम कौन स्टेब्लिश करेगा, स्टेट गवर्नमेंट। कौन स्टेब्लिश करेगा, स्टेट गवर्नमेंट। तो कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 19। फिर चैप्टर 4 पर आते हैं, चैप्टर 4। चैप्टर जो 4 है आपका, ये मेडिकल केयर ऑफ सीनियर सिटीजन के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है, मेडिकल केयर ऑफ सीनियर सिटीजन, अर्थात वरिष्ठ नागरिकों का मेडिकल जो है उसके सुरक्षा की बात करता है। और इसके लिए जो सेक्शन है वो कितना है, सेक्शन 20। अब चैप्टर 5 पर आते हैं, चैप्टर 5। अब ये जो आपका चैप्टर 5 है, ये आपका प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ सीनियर सिटीजन, वरिष्ठ नागरिकों के संपत्ति और जीवन की सुरक्षा। और ये आपका है 21 से लेकर 23 तक, 21 से लेकर 23 तक। अब आइए नेक्स्ट चैप्टर 6। चैप्टर जो 6 है वो उसमें 2 आर्टिकल हैं, आर्टिकल 24 to 25, जो ट्रायल प्रोसीजर के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है, ट्रायल प्रोसीजर, अर्थात विचारण की प्रक्रिया के बारे में बात करता है। और जो आपका चैप्टर 7 है वो मिसलेनियस अर्थात विविध के बारे में बात करता है, जो आपका 26 से लेकर 32 तक है, 26 से लेकर 32 तक है। ठीक है, अब ये जो एक्ट है, ये एक्ट 29 दिसंबर 2007 को क्या हुआ, इन्फोर्स हुआ, जिसको रेक्टिफाई किया गया स्टेट के द्वारा 29 दिसंबर 2007 को। और इस एक्ट को मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, सामाजिक कल्याण मंत्रालय के द्वारा पास किया गया। सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट किस मंत्रालय के तहत, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर के द्वारा यह मुहिम चलाई गई। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, अब देखिए जितने भी टर्म दिए गए हैं इन टर्म को आप देखते चलिए। तो पहला टर्म क्या दिया है, मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस टर्म को कहां पर डिफाइन किया गया, सेक्शन 2, सेक्शन 2B में। कहां पर डिफाइन किया गया, सेक्शन 2B में। वेलफेयर शब्द को कहां पर डिफाइन किया गया, सेक्शन 2K में। यहीं से देखते चलिए। पेरेंट शब्द को कहां पर डिफाइन किया गया है, सेक्शन 2D में। और सीनियर सिटीजन को कहां पर डिफाइन किया गया है, सेक्शन 2H में। ठीक है, क्लियर है ना, याद रखिएगा। मेंटेनेंस टर्म 2B, वेलफेयर 2K, पेरेंट्स 2D और सीनियर सिटीजन 2J। याद रखिएगा। अब है क्या, अब इसके बारे में जान लेते हैं। तो जब ये 4 टर्म आप जान लेंगे तो अपने आप जो मेंटेनेंस है वो अपने आप ही कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहला तो हमें ये पता होना चाहिए कि मेंटेनेंस में है क्या, सीनियर सिटीजन कौन होंगे। तो जिसकी एज 60 वर्ष या वो प्राप्त कर चुका हो या उससे ऊपर। सीनियर सिटीजन का मतलब जिसकी आयु क्या हो चुकी हो, 60 वर्ष। पेरेंट्स के लिए किसी प्रकार की एज की आवश्यकता नहीं है, वो पेरेंट्स होना चाहिए अनेबल टू मेंटेन।
तो पेरेंट्स मीन्स वन बाई वन आते हैं। हमको लगता है कि आप लोगों के पास बेयर एक्ट होगा, ठीक है, तो हम इसी पे चलते हैं, ज्यादा इफेक्टिव लगेगा। और बेयर एक्ट से हमको पढ़ाने में ऐसा लगता है कि जैसे हम ही पढ़ रहे हैं, आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। वो यूट्यूब पे जो चलता है ना ट्रेंड, तो उसमें सिर्फ टीचर ही समझता है, स्टूडेंट नहीं समझते। तो हम उस ट्रेंड को चेंज करना चाहते हैं कि जो टीचर ना समझे वो स्टूडेंट समझे, ठीक है। इसीलिए स्लाइड से पढ़ाने से अच्छा है कि आप लोग बेयर एक्ट अपने पास रखिए, खोलते रहिए, और जैसे जैसे मैं चीजों को, तो मैंने आपको बता दिया। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, क्या बताया, सीनियर सिटीजनशिप। तो सीनियर जब सिटीजन बताया तो मैंने कहा कि जिसकी आयु क्या हो चुकी है, 60 वर्ष को प्राप्त कर चुका हो, और या उससे अधिक या मोर, तो वो व्यक्ति क्या होगा, सीनियर सिटीजनशिप। अब देखिए, फिर आते हैं पेरेंट्स। पेरेंट्स का मतलब होता है मदर एंड फादर, वेदर बायोलॉजिकल और स्टेप। पेरेंट्स मतलब मदर एंड फादर, वेदर चाहे वो क्या हो, बायोलॉजिकल हो, और चाहे वो कैसे हो, स्टेप हो। अब आप ये नहीं कह सकते हमारी स्टेप मदर है, हम इनको मेंटेन नहीं करेंगे। यू आर ए लीगली बाउंड, ठीक है। और जो एज है वो इमटेरियल है। वो एज क्या है, इसके लिए किसी भी प्रकार की एज की आवश्यकता नहीं है। पेरेंट्स कोई भी हो, किसी भी एज का हो, अगर वो अनेबल टू मेंटेन है, तो ऐसी स्थिति में इसके तहत वो क्या कर सकता है, मेंटेनेंस की मांग कर सकता है, ठीक। आगे आइए, चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन 2A में डिफाइन किया गया है, किसमें, चिल्ड्रेन। अब देखिए, चिल्ड्रेन के अंतर्गत सन, डॉटर, ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर। ग्रैंडसन नाती और नातिन, ठीक है, पुत्र पुत्री, नातिन नाती और नातिन, यही कहा जाता है ना, ग्रैंड डॉटर। ये भी क्या है, ये भी क्या है, चिल्ड्रन की परिभाषा के अंतर्गत शामिल है, बच्चे, ठीक है। अब आइए मेंटेनेंस। 100% एक दो सवाल इस पर जरूर आएगा। और जो 9 एक्ट है ना, उस 9 एक्ट में ये भी जान लीजिए कि कम से कम मिनिमम 30 सवाल तो जरूर इससे रिलेटेड होंगे। अपने माइंड में खाका भी खींच लीजिए कि 30 सवाल यही होगा और मेरिट यही आपका चेंज करेगा, ठीक है, अगर अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि सबके लिए नया है। और 9 एक्ट एक ऐसा कंपेल एक्ट हो गया कि अब आपको पढ़ना ही पढ़ना है। यहां तो सीआरपीसी, कॉन्ट्रैक्ट, आईपीसी पढ़े ही नहीं जा रहे हैं, 9 एक्ट और जुड़ गए। अब तो यही नहीं डिसाइड है पूछेगा क्या, जीएस भी पूछो, लॉ भी पढ़ो, तो एरिया क्या हो गया, बहुत ब्रॉड हो गया। इसीलिए इस एरिया को अगर कॉन्सेप्ट से समझोगे तो कुछ सवाल लॉजिकल बेसिस पे आएंगे, लॉजिकल रीजनिंग पे हो सकते हैं। तो अगर तुम उस लॉजिकल रीजनिंग को भी आसानी से समझने का प्रयास करोगे तो सवाल सॉल्व हो जाएगा। जरूरी नहीं कि आप स्पेशलाइज्ड हो इस पार्ट में। जनरल नॉलेज का पॉइंट आपको पता होना चाहिए। जो जनरल नॉलेज है, घर का जो नॉर्मल व्यक्ति होता है उसको कानून के बारे में नहीं पता होता, लेकिन इतना जरूर पता होना चाहिए कि हमारे ये राइट्स हैं, तो ये आपके राइट्स हैं, इसलिए ये एक्ट जोड़े गए, ठीक। अब आइए मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस में क्या है, रोटी कपड़ा और मकान। इसमें एक चीज और जोड़ दिया कि स्वास्थ्य भी, मेडिकल एक्सपेंसेस भी शुरू हो गए। तो मेंटेनेंस मींस फूड, क्लोथिंग, रेजिडेंस, मेडिकल अटेंडेंस एंड ट्रीटमेंट, ठीक है। रोटी कपड़ा और मकान के अलावा मेडिकल, क्योंकि प्रदूषण बढ़ गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा हो गया, लोगों को क्या हुआ, हार्ट अटैक ज्यादा आने लगे, रिश्ते टूटने लगे, ठीक है, लोगों की शादियां नहीं होने लगी, तो समस्याएं जो हो क्या क्रिएट हो गई। और जब शादियां प्रॉब्लम हो गई तो पता नहीं कितने लोग तो इंडिया में बहुत ज्यादा एक्सपायर कर रहे हैं। इसका मेन रीजन है कि हार्ट अटैक हो जा रहा है। हार्ट अटैक क्यों हो जा रहा है, कि कोई अगर छोड़ के चला जा रहा है तो उनके दिल में ब्लॉकेज हो जा रहा है, ब्लॉकेज से फिर क्या हो रहा है, भगवान के पास पहुंच जा रहे हैं। तो आज के समय में सबसे स्थिति ये भी खराब है, इसीलिए इंडिया में ये भी एक प्रॉब्लम है। तो इसीलिए जोड़ दिया गया कि भाई सीनियर सिटीजन के साथ भी ये प्रॉब्लम है, और आज तक तो यंग सिटीजन के साथ भी प्रॉब्लम होने लगी। तो मेडिकल अटेंडेंस एंड ट्रीटमेंट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मेंटेनेंस, ठीक। अगला पार्ट, वेलफेयर। अब वेलफेयर के लिए हमें जितनी आसानी से रोटी कपड़ा मकान और सारी चीजें प्राप्त हो चुके, उसी वही क्या है, वेलफेयर है। वेलफेयर का मतलब ही होता है, कॉन्स्टिट्यूशन का क्रिएट ही इसीलिए किया गया कि आपके राइट्स प्रोटेक्ट रहे। तो वेलफेयर स्टेट का भी मतलब यही होता है कि आपको रोटी कपड़ा और मकान से
सुरक्षित रखा जाए, इसीलिए हमने वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट रखा। यही वेलफेयर स्टेट का भी मतलब यही है कि आपके जो वेलफेयर की चीजें हैं, जो बेसिक नीड्स हैं, उसको पूरी की जाए। तो इसमें लिखा है मीन्स द प्रोविजन फॉर फूड, हेल्थ केयर, ठीक है, ये सारी चीजें क्या आएंगी, मेंटेनेंस के अंतर्गत आएंगी। एक टर्म हम और देखेंगे और वो टर्म है रिलेटिव। क्यों रिलेटिव टर्म इसलिए जरूरी है कि यदि कोई व्यक्ति है, देखिए 3 सिचुएशन है। पहला पेरेंट्स हो गया, तो पेरेंट्स का मतलब जिसके पास चाइल्ड है। कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास चाइल्ड है ही नहीं, तब उनके लिए क्या करेंगे। अब देखिए, एक जिनके लिए चाइल्ड नहीं है, नो चाइल्ड, और जिनके पास कोई रिलेटिव भी नहीं है, देयर सच पेरेंट्स, सच पर्सन देयर हैव नो रिलेटिव, तब क्या होगा। ये तीन सिचुएशन का बता रहा है। मेंटेनेंस जो एक्ट है इन्हीं 3 सिचुएशन पे सिर्फ बात कर रहा है। पहला मैंने बताया कि जिनके माता पिता हैं, दूसरा मैंने बताया कि ऐसे व्यक्ति जिनके कोई भी बच्चे नहीं हैं, और तीसरा मैंने बताया कि ऐसे व्यक्ति जिनका कोई रिश्तेदार भी नहीं है, रिलेटिव भी नहीं है। तो इन तीनों को प्रोटेक्ट कैसे किया जाएगा, तो एक्ट यही बात कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। एक्ट कर रहा है जिसके पास पेरेंट्स हैं तो उनके तो बच्चे प्रोटेक्ट करेंगे, नहीं करेंगे तो हम डंडे से करवाएंगे, वारंट इशू करके जेल में भेजेंगे। जिनके चाइल्ड नहीं है उनके रिलेटिव होंगे, और वो रिलेटिव जिनके पास उनकी जो प्रॉपर्टी का पोजेशन होगा, कब्जा होगा, और उसके मृत्यु के बाद जो उस प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेंगे। 2 टर्म मैंने बताया, पोजेशन और इनहेरिट द प्रॉपर्टी। तो जब 2 चीजें यहां पर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा आपका, वो नो चाइल्ड के लिए क्लेम करेंगे। और तीसरा मैंने बताया कि जिनके पास कुछ भी नहीं है, ना रिलेटिव है ना कुछ है, तो उसके लिए का स्टेट मैं हूं, मैं आपके लिए क्या बनाऊंगा, ओल्ड होम्स। ठीक है, तो इसी तीनों की बात इस एक्ट में की गई है। समझ में आया। लिखे, द रिलेटिव टर्म डिफाइन सेक्शन 2G, रिश्तेदार शब्द को 2G में डिफाइन किया गया है, 2G में डिफाइन किया गया है। इसके अंतर्गत, रिलेटिव के अंतर्गत वो शामिल होते हैं जिनके पास उनकी संपत्ति का कब्जा या उनकी मृत्यु के बाद इनहेरिट करने का, मतलब प्राप्त करने का राइट होता है। वरिष्ठ नातेदार से मतलब है निसंतान वरिष्ठ नागरिकों का कोई विधिक वारिस से अभिप्रेत है कि पैतृक एवं स्वयं अर्जित नहीं, अवशेष है जो कोई अवयस्क नहीं है, उसकी मृत्यु के पश्चात उसकी संपत्ति उसके कब्जे में या विरासत में प्राप्त करेगा। इनहेरिट मतलब विरासत। ठीक है, तो आप लोग ये टर्म याद रखिएगा कि वो माइनर नहीं होना चाहिए। माइनर मतलब जिसकी एज 18 वर्ष से क्या होनी चाहिए, इंडियन मेजॉरिटी एक्ट के हिसाब से वो मेजॉरिटी नहीं है, तो वो क्या होगा, माइनर होगा। ठीक है, क्लियर यहां तक, कोई प्रॉब्लम। अब देखिए, सीधा सा एक प्रोसीजर है कि अब आप एप्लीकेशन बनाएंगे। अगर किसी माता पिता का कोई बच्चा, किसी सीनियर सिटीजन का, वो क्या करता है, अपने पेरेंट्स का देखभाल नहीं करता, तो उसका एक सीधा सा मतलब यही है, उसका सीधा सा मतलब क्या है, उसका सीधा सा मतलब यही है कि ऐसी स्थिति में वो सेक्शन 4 के तहत क्या करेगा, मेंटेनेंस के लिए एप्लीकेशन करेगा। सेक्शन 4 में क्या करेगा, मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स के बारे में बात कर रहा है। अब यहां पर सेक्शन 4 में वो एप्लीकेशन करेगा, और उसको ये राइट है कि यदि उसके माता पिता हैं, यदि पेरेंट्स हैं तो अपने पुत्र के खिलाफ या पुत्री के खिलाफ, और यदि जिनके चाइल्ड नहीं है तो वो अपने रिलेटिव के खिलाफ क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन। क्या करेंगे, एप्लीकेशन। सेक्शन 5 कहता है कि हु मेड एप्लीकेशन। एप्लीकेशन किसके सामने प्रेजेंट करना है, इनको ट्रिब्यूनल के सामने। किसके सामने, ट्रिब्यूनल के सामने। अब सेक्शन 5 कहता है कि एप्लीकेशन कौन करेगा, तो एप्लीकेशन कौन करेगा, पेरेंट्स और सीनियर सिटीजन, और इफ ही इज इनकेपेबल बाय एनी अदर पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन, या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा या किसी संगठन के द्वारा, एनजीओ के माध्यम से भी कर सकते हैं। और ट्रिब्यूनल, और तीसरा क्या है कि ट्रिब्यूनल टेक अ सुमोटो कॉग्निजेंस। सुमोटो कॉग्निजेंस मतलब कि वो अपने आप से, बिना किसी के एप्लीकेशन से ही वो क्या कर सकता है, संज्ञान ले सकता है। ठीक है, सेक्शन 4 क्या कहा कि एप्लीकेशन आप दे सकते हैं ट्रिब्यूनल में, और कौन कौन एप्लीकेशन कर सकता है इसके बारे में किसमें बताया गया, सेक्शन
5 में। अब ट्रिब्यूनल क्या करेगा, इसके लिए इंटरिम ऑर्डर पास करेगा। क्या करेगा, 3 काम कर सकता है। इंटरिम ऑर्डर पास करेगा, किसके लिए, मंथली अलाउंस के लिए। अब ट्रिब्यूनल क्या करेगा, इंटरिम ऑर्डर पास करेगा, इंटरिम ऑर्डर। इसके अलावा वो 90 दिनों के अंदर, विद इन द पीरियड ऑफ 19 डेज, वो केस को क्या करेगा, डिस्पोज ऑफ कर देगा, विद इन द पीरियड ऑफ 90 डेज। लेकिन यदि अगर वो चाहे तो 30 दिनों के टाइम एक्सटेंड कर सकता है, मैक्सिमम 30 डेज। तो कुल मिला के मैक्सिमम टाइम कितना हो सकता है, 120 दिन। 30 दिन उसके डिस्क्रिप्शन पे है और 90 दिन कैसे है, नॉर्मली प्रोसीजर है। तो वो क्या कर सकता है, एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ कर देगा। अब देखिए, कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि भाई साहब अब आपको अपने माता पिता की क्या करनी है, सेवा करनी है, और ऐसा करेंगे तभी आप सही रहेंगे, नहीं करेंगे तो अब आपके खिलाफ हम डंडे का प्रयोग करेंगे। तो इफ चिल्ड्रन फेल टू अप्लाई द ऑर्डर विच वाज मेड बाय द ट्रिब्यूनल, यदि बच्चों के द्वारा जो आदेश ट्रिब्यूनल के द्वारा दिया गया उसको माना नहीं गया, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में उनके खिलाफ वारंट इशू कर देगा। क्या कर देगा कि अब भाई चलिए अब आप गिरफ्तार होइए। क्या कर दिया, वारंट इशू कर दिया। अब कितना अमाउंट का ऑर्डर पेश किया जाएगा, इसका डिटर्मिनेशन बाय स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। लेकिन इसका मिनिमम जो अमाउंट है, जो कैन नॉट एक्सीड, मतलब मैक्सिमम जो अमाउंट है वो 10,000 रुपए है। कितना है, 10,000 रुपीज, बट कैन नॉट एक्सीड 10,000। ठीक है, क्लियर हो गया ना। तो कितना हो सकता है, 10,000 से अधिक नहीं हो सकता। कितना होना चाहिए इसका निर्णय कौन करेगा, राज्य सरकार के द्वारा। कोई प्रॉब्लम। अब देखिए जुरिडिक्शन कहां पर ये किया जाएगा, तो नेक्स्ट सेक्शन आपका क्या है, जुरिडिक्शन। अब जुरिडिक्शन जो है ये जहां पर व्यक्ति रहता हो या अंतिम बार रहा हो, वेयर ही रेसाइड्स और लॉस्ट रेसाइड्स, या जहां पर बच्चे या उनके नातेदार रहते हैं, वेयर चिल्ड्रेन और रिलेटिव रेसाइड्स। सेक्शन 6 तो यही कह रहा है ना, 5 to 6 तो आपका जुरिडिक्शन के बारे में बात करता है। नॉर्मली आप केस कहां फाइल करेंगे, तो सीधी सीधी बात कहा कि जहां पर वो रह रहे हो, रेजिडेंस हो, और जहां पर अंतिम बार रहे हो, लॉस्ट रेसाइड्स। और फिर उन्होंने क्या कहा, फिर एक बहुत अच्छी बात कही कि जहां पर चिल्ड्रन या रिलेटिव रहते हो। कहीं पर भी आप किसी भी कोर्ट में कहिए कि भाई साहब हमें क्या है, क्या चाहिए, चिल्ड्रन और रिलेटिव रेसाइड्स, तो जहां पर रहेंगे वहीं पर क्या होगा, जुरिडिक्शन होगा। तो सेक्शन 6 इज रिलेटेड टू जुरिडिक्शन। अब सेक्शन 7 क्या है, कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ मेंटेनेंस ऑफिसर्स। अब जो ट्रिब्यूनल है, मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल को क्या कर दिया गया, बना दिया गया मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल, भरण पोषण अधिकरण। किसमें बनाया गया, सेक्शन 7 में। और ये क्रिएट कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट। कौन क्रिएट करेगा, क्रिएटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट विद इन द पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ कमिटमेंट ऑफ द एक्ट। राज्य सरकार के द्वारा 6 माह के अंदर, अधिनियम के लागू होने की तिथि के 6 माह के अंदर इसका क्रिएशन किया जाएगा। तो कभी ये मत सोचिएगा कि ये पावर जो है स्टेट गवर्नमेंट का है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का, इट इज अ पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, कोई प्रॉब्लम होती तो स्टेट गवर्नमेंट मेक अ रूल बना सकता है, लेकिन जो भी क्रिएशन होगा वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद सारे सेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है और सारे सेक्शन आपको पढ़ने भी नहीं है कि अब सारे सेक्शन पढ़िए, ऑर्डर होगा, अल्टरेशन होगा, एग्जीक्यूशन होगा, समरी प्रोसीजर होगा। तो इन सब के बारे में बस इतना ही आप लोग पता करिए। इससे ज्यादा जानने का प्रयास करेंगे तो खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे और सवाल सही करने के बजाय गलत करके चले आएंगे। इसलिए ज्यादा जो है चक्कर में पढ़िए मत, जितना जरूरी है उतने ही चक्कर में पढ़िए। इसके बाद सेक्शन 18 में आइए, सेक्शन 50 में आइए। पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल, अपीलीय अधिकरण का गठन।
ठीक है, तो इसका भी क्रिएशन किसके द्वारा किया जाएगा? 15 में किसके द्वारा किया जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट। सीधा अपने माइंड में क्लियर रखिएगा, ज्यादातर कार्य कौन कर रहा है? स्टेट गवर्नमेंट। अब स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा क्रिएट किया जाएगा, लेकिन इसमें एक चीज है। इसमें क्या है? इसमें है द अपीलेट जो ट्रिब्यूनल होगा वो कौन उसको चेयर करेगा? कौन चेयर करेगा? एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। द ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। और जो हमने सेक्शन 7 में आपको अपीलेट ट्रिब्यूनल के बारे में बताया था, वो ट्रिब्यूनल के बारे में बताया था, उसमें सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एसडीएम करेगा। उसमें कौन करेगा? नॉट बिलो द रैंक ऑफ एसडीएम। वहां पर एसडीएम करेगा और यहां पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करेगा, नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ठीक है। 18 मेंटेनेंस ऑफिसर की नियुक्ति किया जा रहा है, सेक्शन 80। और ये जो पीसीएस के थ्रू एक आती है पोस्ट, सोशल वेलफेयर पोस्ट, जिसमें सोशलॉजी के जो किए हुए स्टूडेंट होते हैं इस पद के लिए एलिजिबल होते हैं। तो इसी पद पर जो बैठता है, यही सेक्शन 18 के तहत, इसी को हम सोशल वेलफेयर ऑफिसर कहते हैं। ठीक है। तो उसी पोस्ट को मेंटेनिंग ऑफिसर कहा जाता है, जो आपका किसमें है? सेक्शन 18 में। सेक्शन 19 में आइए, ये आपका स्टेब्लिशमेंट ऑफ ओल्ड एज होम के बारे में, क्या वृद्धावस्थ आश्रम बहुत सुने हैं पिक्चर में, और लगे रहो मुन्ना भाई में, उसी पे मूवी ही बनी थी। ठीक है, ओल्ड एज होम पर। अब ओल्ड एज होम कोई व्यक्ति भी स्टेब्लिश कर सकता है, लेकिन ज्यादातर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा स्टेब्लिश किए जाते हैं। कोई एनजीओ भी स्टेब्लिश कर सकता है ओल्ड एज होम, लेकिन यहां स्टेट के ऊपर क्या किया गया है? रिस्पॉन्सिबल किया गया है। सेक्शन 20 क्या है? मेडिकल के बारे में बात कर रहा है। अब आइए इसमें कॉग्निजेंस के बारे में आ जाइए, सेक्शन 25 में। कॉग्निजेंस मतलब संज्ञान। सीआरपीसी में आप लोगों ने पढ़ा होगा, सेक्शन 25 में, सॉरी सीआरपीसी में सेक्शन 190 में कॉग्निजेंस के बारे में बात किया गया है। कॉग्निजेंस का सिंपल सा मतलब होता है, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ माइंड, जुडिशियल एप्लीकेशन ऑफ माइंड, जो सीआरपीसी में ऑलरेडी आपने पढ़ा है। यहां पे सेक्शन 25 जो एक्ट है वो कॉग्निजेंस के बारे में बात करता है, और ये कहता है कि जो ऑफेंस होगा ये कैसा होगा? कॉग्निजेबल होगा, संज्ञेय होगा, लेकिन जमानती होगा। कैसा होगा? संज्ञेय होगा लेकिन जमानती होगा। कॉग्निजेबल एंड बेलेबल। ठीक है। अब इसके अलावा नॉर्मल मिसलेरियस प्रोविजन है, ऑफिसर्स इन द गुड फेथ, ये सब नॉर्मल चीजें हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या है? रिमूव डिफिकल्टी करने का, स्टेट गवर्नमेंट रूल बनाने का, ये सारे सेक्शन दिए हुए हैं। इन सब सेक्शन के बस पॉइंट आप याद करते रहिए, इतना बहुत ज्यादा है। एक बार देख जरूर लीजिएगा अपनी नजरों से, बहुत ज्यादा इस पर फोकस करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपके नजरों से होकर गुजरना चाहिए। क्लास में मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूं कि जो उसका इंडेक्स होता है उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। अगर डिटेल में नहीं देख सकते तो उसमें जरूर देख लीजिएगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो इसमें क्लियर हो गया। अगर अब इसके साइलेंट फीचर्स अगर आपसे पूछा जाए कि अब आप बताइए कि इसकी विशेषता क्या है, तो कैन यू डिफाइन, क्या आप इसकी विशेषता बता सकते हैं कि नहीं? बता सकते हैं? तो बस यही आपका टॉपिक है, यही शब्द आपसे यूज किया गया है। लेकिन साइलेंट फीचर का मतलब ये नहीं है कि हम सीधी विशेषता बता दें, हम उस एक्ट का पूरा ओवरव्यू करेंगे, तभी हम उसकी विशेषता बता सकते हैं, अदरवाइज हम उसकी विशेषता नहीं बता सकते। तो ये हमारी एक सीरीज है, जो हम आपको जितने भी चीजें हैं उस चीजों को यहां से क्या कर देते? जोड़ देते। अब हम गौर तीसरे पार्ट में आते हैं, जो इनिशिएटिव विच वॉज टेकन बाय द गवर्नमेंट विच वॉज रिलेटिंग टू द ओल्डर पर्सन। कौन कौन से योजनाएं भारत सरकार के द्वारा या सरकार के द्वारा चलाई गई, इसके बारे में अब हम लिख लेते हैं। तो पहला है अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना ये 2015 और 16 के बजट में चलाई गई। ठीक है, बजट में इसकी घोषणा की गई थी 2015 और 16 के केंद्रीय बजट में, यूनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सेकंड, नेशनल पेंशन स्कीम। नेशनल पेंशन स्कीम
ये आपका 2004 में लॉन्च किया गया, इट वाज लॉन्च 2004, ठीक है। और इसे सभी सेक्टर के लिए कर दिया। इसका जो रेगुलेशन है वो पेंशन जो अथॉरिटी है उसके द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री वय बंधना योजना, अगला वरिष्ठ बीमा योजना, वरिष्ठ बीमा योजना, इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, ये 2007 में चलाया गया मिनिस्ट्री एंड रूरल डेवलपमेंट के द्वारा। इंदिरा गांधी ओल्ड एज पेंशन स्कीम, ये रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा चलाया गया। मतलब रूरल मतलब ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। अब आइए एक प्रोजेक्ट लिखिए, समापन प्रोजेक्ट। समापन प्रोजेक्ट, इसे समापन प्रोजेक्ट, समापन प्रोजेक्ट, इसे 2018 में लॉन्च किया गया और इसे टेली कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा जारी किया गया, दूर संचार विभाग के द्वारा, टेली कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा। सैकल्ड पोर्टल, SACRED, सैकल्ड पोर्टल। इसमें क्या किया गया, जो ओल्ड एज के पर्सन थे उनको अच्छे जॉब के लिए अपॉर्चुनिटी प्रदान की गई। इस पोर्टल के माध्यम से जो ओल्ड एज के पर्सन थे उनके लिए क्या किया गया, अपॉर्चुनिटी प्रदान की गई। क्या की गई, अपॉर्चुनिटी प्रदान की गई कि जिससे उनको क्या मिले, जॉब। 60 साल के बाद भी क्या कर सकते हैं, आप जॉब कर सकते हैं। आप ये कभी ना रहिए कि आप अनेबल टू मेंटेन हर से, आप अपने का भरण पोषण करने में सक्षम बन सकें। इसीलिए मैंने सिल्वर इकोनॉमी बनाया। तो अगर सिल्वर इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट ही इसीलिए आया, ठीक है। अगर आप जाएंगे टेक्नोलॉजी में तो एक जेंट्रो टेक्नोलॉजी भी टर्म यूज किया जाता है इनके लिए, जहां पर टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो अपनी सारी एसेस पूरी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे क्या हुआ, किसी के माँ बाप ने अपने बच्चों को बहुत पढ़ा दिया, बच्चा चला गया अमेरिका, तो अपने बच्चों से वो जुड़ सकें, अकेलापन महसूस ना हो, इसीलिए जेंट्रो टेक्नोलॉजी टर्म का प्रयोग किया गया। तो आप वीडियो कॉलिंग से आसानी से बात करिए, और भी जितनी एसेस हैं सारी चीजें आपकी क्या हो जाती हैं, कनेक्ट हो जाती हैं। तो ऐसा इंफॉर्मेशन के लिए ऐसे भी शब्द का प्रयोग किया जाता है। एक है सेज, SAG, SAG इनिशिएटिव। अब ये वन स्टॉप, इट इज अ वन स्टॉप ऑफ एल्डरी केयर प्रोडक्ट, एक सेंटर जहां पर बुजुर्गों के लिए की सहायता की आवश्यक उत्पाद प्राप्त हो जाएंगे, बुजुर्गों की सहायता के लिए आवश्यक उत्पाद प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी स्कीम्स थी जो आपके सीनियर सिटीजन से पूछी जा सकती हैं। तो मैंने आपको 3 पार्ट जो शुरू में ही डिवाइड कर दिया कि फर्स्ट पार्ट में हम आपको क्या बताएंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने बताया कि हमें क्यों पढ़ना है और एग्जामिनेशन का पर्पज क्या था और जिसके लिए इसको एक्ट किया गया, ठीक है। सेकंड पार्ट में मैंने आपसे क्या कहा कि सेकंड पार्ट में हम पूरे एक्ट का ओवरव्यू लेंगे, एक बार चलते हैं उस एक्ट में है क्या और क्यों ऐसा बनाया गया। तो मैंने आपको बताया कि ये लीगली रूप से चिल्ड्रन को क्या करता है, बाउंड करता है, और चाहे वो भारत में हो और या भारत के बाहर भारत के नागरिक रहे हो, वो दोनों पर क्या होगा, लागू होगा, वेदर इज इंडिया और आउटसाइड द इंडिया। अगर वो भारत के क्या है, सिटीजन है, तो उनके ऊपर भी लागू हो। फिर मैंने बताया कि चिल्ड्रन में कौन कौन आते हैं, पेरेंट्स में कौन कौन आते हैं, सीनियर सिटीजन का मतलब क्या है, मेंटेनेंस का मतलब क्या है, इन सारी चीजों के बारे में बताया। फिर मैंने मेंटेनेंस जो ट्रिब्यूनल है उसके बारे में बात किया, और उसमें कौन होना चाहिए, SDM रैंक का अधिकारी से नीचे नहीं हो सकता। अपीलेट ट्रिब्यूनल में कौन होगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होना चाहिए। कहां पर है, एक 7 में है और एक कहां पर है, 15 में। एक कहां पर है, 7 में, एक 15 में, एक 18 में। मेंटेनिंग ऑफिसर जो सोशल डेवलपमेंट ऑफिसर, फिर मैंने बताया एक कहां पर है, याद करिए, यही चीजें होती हैं कि एक बार पढ़ो लाइफ टाइम याद आ जाए, ठीक है। 90 में क्या है, 90 में स्टेब्लिशमेंट ऑफ ओल्ड एज होम है। तो ये सारी चीजें हैं। अब कल जो क्लास हम लेंगे वो आपका जो डिसेबिलिटी एक्ट है, ठीक है, उसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। तो अगर आज के क्लास में किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं
इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।